अब मोरबी का एग्जाम्पल अगर लें तो वहाँ पे टाइल्स बनती हैं। अब टाइल्स महंगी हो जाएंगी तो जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन है, जो भी लोग अपने घर बना रहे हैं, वो बनाना और महंगा हो जाएगा एंड रियल एस्टेट के सेक्टर को भी इम्पैक्ट करेगा। एंड गैस की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है कि राशनिंग ऑलरेडी चालू है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कोर्स उन लोगों को प्रायोरिटी दे रही है, डोमेस्टिक यूजर्स को, कि भाई इनको एलएनजी तो मिलती रहे ताकि घर में खाना तो बना सके। एज अ रिजल्ट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको काफ़ी सप्लाई कट्स फेस करने को मिल रहे हैं, बताया जा रहा है बाय अप टू 35%। जो सीमेंट प्राइसेस है वो भी महंगे होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस महंगे हो गए हैं। अब पेंट की जो इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी इंपैक्ट होने लगी है। इतना बताया जा रहा है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जो बेसिकली कार्स वगैरह में पेंट की किल्लत होने लगेगी तो फिर उतनी कार्स नहीं बन पाएगी। जो स्मॉल स्टील मेकर्स हैं, जो अलग अलग टाइप के स्टील के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो भी इंपैक्ट हो रहे हैं। एंड बहुत बड़ा इंपैक्ट तो आएगा इंडिया के एसएमई सेक्टर को, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स बताएं, ये DW का आर्टिकल है। अब ये रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज आएंगी एसएमईज में एंड ये काफ़ी लोगों को रोजगार देती हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है बेसिकली अगर हम बताएं तो ये बहुत सारी जो एसएमईज हैं वो काफ़ी ट्रेडिंग करती हैं विद द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अब देखो यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल इन्होंने दिया है स्पाइस इंडस्ट्री का, कि यहाँ से बहुत सारे स्पाइसेस उधर जाते थे, बट अभी क्या हो रहा है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो वहां पर ना आना ना जाना आसानी से हो पा रहा है। सबसे खतरनाक चीज है जो इंडिया आज फेस कर रहा है, इनफैक्ट पूरी दुनिया फेस कर रही है, वो है कि इंडिया फेस कर सकता है एक फूड क्राइसिस। एंड वो सिंपल है, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ फर्टिलाइजर जो हमारे यहाँ पे आता है इंडिया में, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता था। क्योंकि अगर आपके पास फर्टिलाइजर नहीं रहेगा इनफ, तो इनफ यील्ड नहीं आएगी क्रॉप्स की, एज अ रिजल्ट खाने की शॉर्टेज हो जाएगी। अब इंडिया जो मेजॉरिटी ऑफ यूरिया इंपोर्ट करता है उसमें से 70% आता है गल्फ कंट्रीज के थ्रू। बट अब इंडिया ये भी कोशिश कर रहा है कि चाइना से हमें थोड़ा यूरिया मिल जाए। चाइना ने तो एक्सपोर्ट बैन ही कर दिया इस चीज का, एंड ये एक बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंस हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रशिया ने बोल दिया हम गैसोलीन नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। कजाकिस्तान ने भी रिसेंटली बोल दिया है कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ऑयल टू जर्मनी। अब बहुत सारे देशों को ये लग रहा है कि हमको डोमेस्टिक डिमांड पहले पूरी करनी है, उसके बाद तो हम जो भी एक्सेस रहेगा वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लो खाने की कमी होती है तो पहले तो ये होगा कि फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उसके बाद ये भी हो सकता है कि असली में फूड शॉर्टेज हो जाए। फूड शॉर्टेज का मतलब है अनरेस्ट। जब लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा तो आप क्या इमेजिन करोगे, सड़क पे निकल आएंगे सब। देखो जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना वो जस्ट इन टाइम पर ऑपरेट करती हैं, कि भाई ठीक है मैं 1 महीने का स्टॉक रख लूंगा ज्यादा से ज्यादा। कोई भी ऐसा नहीं है जो साल भर का स्टॉक रख रहा है, क्योंकि वो महंगा होता है उसको स्टोर करना। एंड सब चीजें इतनी इंटरकनेक्टेड है। अब किसने ऐसा सोचा था कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी इंपैक्ट हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। अभी तो दुनिया भर में, ये CNN का आर्टिकल है, ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो एयरलाइंस हैं दे आर अबाउट टू रन आउट ऑफ जेट फ्यूल बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर। तो भाई देखो क्रूड ऑयल नहीं निकल रहा वहां से क्रूड ऑयल निकलता है, यहाँ पे रिफाइन होता है, पेट्रोल डीजल बनता है, जेट फ्यूल भी वहीं से बनता है। अगर वहां से क्रूड ऑयल नहीं निकलेगा तो ये सब चीजें बनाना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इंडिया से अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि जेट फ्यूल की शॉर्टेज है, बट देखो ये सब जितनी भी चीजें आएंगी ना इलेक्शन के बाद आएंगी, एंड ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन 23 अप्रैल। अब इंडिया में ये भी बताया जा रहा है कि SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंड किया जाएगा नॉर्मल जेट फ्यूल के अंदर। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ही हो रहा है, एंड बताया जा रहा है कि अप टू 5% ले जाएंगे बाय 2030। भाई इमीडिएटली ये सब लाने की क्या जरूरत थी, कहीं ना कहीं जेट फ्यूल की किल्लत है ना। अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखो तो वो भी काफ़ी वरिंग है। इंडिया में बैंक क्रेडिट, मतलब जो लोन्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं दैन डिपॉजिट्स। एंड जो हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास थी वो तो ऑलरेडी इस टाइप की हालत में थी, हमने उस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाया है कि भाई उनको तो बच्चों की स्कूल फीस पे करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जो बता रहा है कि 25 लाख लोग इंडिया में विल बी ड्रिवन इनटू पॉवर्टी। मुझे तो लगता है ये काफ़ी कम बता रहे हैं नंबर। अब जितने भी FIIs हैं जो बेसिकली बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये लग रहा है कि यार ये जो डेट भी है ना ये भी सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए उनके पास ये जो $1 बिलियन का डेट है वो बेचना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया की कोई कंपनी ले ले ताकि उनकी जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाए। अब देखो सरकार काफ़ी स्कीम्स ला रही है इसको ओवरकम करने के लिए, पर अगर ये लंबा चलता है तो कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा हम सोच भी नहीं सकते। मतलब नॉर्मल डेली लाइफ जीना भी मुश्किल हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी हर तरफ, एंड इतना बड़ा क्राइसिस आ सकता है कि कोविड तो इसके सामने बच्चा लगेगा। एंड ये जो क्राइसिस है ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में फील होगा। लेट अस होप कि इसका कोई सोल्यूशन निकल आए, लेट अस होप कि वॉर रुक जाए, लेट अस होप कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए। नहीं तो हम जिस भी तरीके से अपने आप को